नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि 2024 की परीक्षा के लिए काफ़ी मायने रखते हैं और यूपी बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है गॉस की प्रमेय। आइए देखते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या कहती है। इस प्रमेय के अनुसार या इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या बोले, किसी बंद पृष्ठ से, कोई भी पृष्ठ हो बंद हो, उससे संबंधित विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई, ठीक है, क्या होता है उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो प्रमेय क्या कहती है कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, उससे संबद्ध कोई विद्युत फ्लक्स है, मान लो फाई, और इस पर उपस्थित कुल आवेश, मान लो इस पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश जो है वो हमने मान लिया क्यू, तो क्यू का जो 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, कौन होता है, ये विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ से हमारा फार्मूला निकल के आता है Q/A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब इसी को हम अभी आगे डेरिवेशन करेंगे। ये 1 नंबर के लिए आपका आएगा, और साथ ही साथ अगर 3 नंबर या 5 नंबर में पूछता है तो आप परिभाषा और बाकायदा उसका निगमन भी करेंगे। ठीक है। आइए देखते हैं इसका निगमन कैसे। तो इसमें क्या करते हैं, मान लेंगे एक गोलाकार, ठीक है, माना एक बंद पृष्ठ है जो गोलाकार है, जिसका केंद्र O है और त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक है, एक बिंदु इस पर हमने P ले लिया, जिस पर हमने सूक्ष्म अवयव या अल्पांश ds ले लिया। क्लियर। तो इस पर अगर प्लस क्यू आवेश उपस्थित हो इसके केंद्र पर, तो इसके कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इतना होगा, ई मतलब बाहर की ओर होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने बंद पृष्ठ को एक गोले के रूप में लिया, क्योंकि उसने प्रमेय क्या हमारी कहती है कि इसी बंद पृष्ठ से उसने किसी आकार को निश्चित नहीं किया है, कैसा भी हम आकार लें। तो यहाँ पर हम इस डेरिवेशन को सरल करने के लिए, ताकि हमारा डेरिवेशन काफी सरल हो जाए, हल करने के लिए हमने यहाँ पर बंद पृष्ठ को एक गोला माना हुआ है। ठीक, क्लियर हुआ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, जो हिंदी लिखेंगे, कहेंगे माना ओ बिंदु पर, माना ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, तथा गोले की त्रिज्या गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है। ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है। तब अब कर लेते हैं, अब अल्पांश, अल्पांश कह लो या सूक्ष्म अवयव कह लीजिए, बात एक ही होती है। ठीक है। अब अल्पांश ds के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स, क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स। ठीक है। तो हमने विद्युत फ्लक्स कितना मान लिया, क्योंकि अल्पांश के कारण है तो हमने इसको d5 मान लिया। तो d5 बराबर क्या होता है, E इंटू ds। ठीक है, क्योंकि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा यही कहती है। और इंटू cos थीटा भी होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और E इनके बीच अगर हम थीटा देखेंगे तो वो कितना होता है, 0 डिग्री। क्लियर।
तो यहाँ पर cos 0 का मान कितना हो जाएगा 1। तो डी फाई बराबर ई इंटू डी एस। ठीक है, इतना हमारा बन गया। अब आगे देखते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, क्योंकि हमें ई का मान यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पी बिंदु पर क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र भाई कितना हो जाएगा, ई बराबर, क्योंकि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। जिस तरीके से आपको हम डेरिवेशन करा रहे हैं, ऐसे आपने कभी नहीं देखा होगा, और इतने आसान तरीके से। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर ई की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर और डी एस। क्लियर, हमने बस ई की जगह पर मान रखा, बाकी जैसे के तैसा ही उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, हमने अल्पांश के कारण यहाँ पर निकाला था विद्युत फ्लक्स। अब क्या करेंगे, संपूर्ण गोले के कारण, यानी संपूर्ण गोले के पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र, सॉरी विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो संपूर्ण गोले के कारण विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स कितना हम मान लेंगे, फाई। ठीक है, संपूर्ण गोले के कारण, क्योंकि अब टोटल आएगा तो हमने डी फाई की स्थान पर क्या लिख दिया, फाई, या यूं कह लो समेशन डी फाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हमारा नियतांक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू, अब हमें समेशन, ध्यान देना यहाँ पर, जो यहाँ पर अल्पांश डीएस दिया है, हम जब पूरे गोले की बात करेंगे तो ये अल्पांश क्या हो जाएगा, पूरे गोले के पृष्ठ को शो करेगा। और पूरे गोले के पृष्ठ को हम या तो समेशन डीएस लिखें, या इसका क्षेत्रफल हम मान लें कि हाँ टोटल क्षेत्रफल कितना है, यस, तो उसके बराबर होगा। क्लियर, समझ में आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप जीरो, एप्सिलॉन जीरो भी कह सकते हो। ठीक है, क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू समेशन डीएस, समेशन डीएस मतलब पूरे गोले का क्षेत्रफल। और आपको पता है पूरे गोले या किसी गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, कितना होता है भाई, यस बराबर अगर निकालेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, किसी भी गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो समेशन डीएस भी इसी के बराबर है, तो हम उसकी जगह पर क्या पुट कर देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर से भाई आर स्क्वायर आर के साथ और 4 पाई के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचने वाला है फाई बराबर, ऊपर बचा क्यू और नीचे क्या बच रहा है, एप्सिलॉन नॉट। ये रही आपकी गॉस की प्रमेय, है ना आसान। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको ध्यान से देखना और अच्छे से तैयार करके जाना, हो सकता है 2024 में पूछा जाए। ठीक है, तो कह रहा है अनंत विस्तार के रेखीय आवेश या आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए निगमन कीजिए। ठीक है, सूत्र का निगमन कीजिए, इस तरीके से वो प्रश्न को पूछता है। तो आइए देखते हैं, मान लेते हैं माना ये अनंत विस्तार का कोई ठीक है आवेशित तार है, मान लिया ये धनावेशित है। तो ये जब धनावेशित है तो इसके हम चारों ओर क्या करेंगे, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। अब इस पर दो पृष्ठ आएंगे, एक वृत्तीय पृष्ठ ऊपर और ये वक्रीय पृष्ठ। तो हम वक्रीय पृष्ठ पर एक अल्पांश लेंगे ds, और इस प्लस के आवेश के कारण यहाँ पर मान लो बिंदु P है, दूरी यहाँ से इसकी r है। ठीक है, या यूँ कह लो बेलन की त्रिज्या स्मॉल r है।
तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी इधर दिशा में होगा। तो यहाँ पर ई और डी एस के बीच में कोण कितना बनेगा, थीटा, जीरो। थीटा बराबर जीरो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कैसे समांतर है। लेकिन अगर हम वृत्तीय भाग पर बात करें तो यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र के लिए लेंगे तो वो तो भाई धन से हमेशा दूर की ओर होता है इंगित, जबकि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है अगर वृत्त होगा तो उसके ऊपर की ओर होगा। ठीक है, तो यानी कि जो यहाँ पर इसकी डीएस यानी अल्पांश की जो दिशा आएगी वो ऊपर की ओर लंबवत होगी, क्योंकि हमारा वृत्तीय भाग है तो ये लंबवत ऊपर की ओर होगा। तो यहाँ पर कोण हमारा कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे वृत्तीय भागों पर वो कितना आएगा हमारा, 0। ठीक है, यहाँ पर कोण 0 है तो यहाँ पर हमें मान प्राप्त होगा। तो हमें लिखना क्या है, आइए देखते हैं। माना अनंत लंबाई का धन आवेशित रेखीय चालक है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या मान लिया, माना अनंत लंबाई का कोई धनावेशित चालक है, ठीक है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। इसी के बाद क्या लिखेंगे कि माना इसके चारों ओर क्या लिख लेंगे, माना इसके चारों ओर बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तब हमने इसके चारों ओर मान लिया बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, क्योंकि तार एक बेलनाकार नुमा ही होता है। तो इतना मान लिया, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, यदि बेलन की लंबाई या कह लो ऊंचाई स्मॉल एल अवध त्रिज्या जो है स्मॉल आर है, तो अल्पांश मतलब सूक्ष्म अवयव डीएस, ठीक है, के कारण पी बिंदु पर विद्युत फ्लक्स हम क्या मान लेंगे, डी फाई बराबर ई इंटू डी एस। अच्छा, अब ये क्या लिखा है, यदि बेलन की लंबाई एल हो और त्रिज्या स्मॉल आर हो, तो हमने मान ली बेलन की लंबाई एल और त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है, तो ऐसी स्थिति में अल्पांश यानी सूक्ष्म अवयव डीएस के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न विद्युत फ्लक्स कितना होगा, डी फाई बराबर ई इंटू डी एस। तो अगर ये सूक्ष्म अल्पांश के कारण है और हम कहें पूरे बेलन के कारण कितना होगा, तो यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, संपूर्ण बेलन के कारण विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, मान लेते हैं फाई। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई इंटू समेसन डी एस। और जहाँ समेसन डी एस जो होता है आपका पूरे जो बेलन, समेसन डी एस का मतलब ये होता है कि पूरे बेलन का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एल। अब इसी प्रकार से बोर्ड की परीक्षा में भी हम कॉपी को लिखेंगे जैसे कि हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें यहाँ क्या निकलेगा, हमारा फाई बराबर ई इंटू
इसकी जगह पर क्या पुट कर लेंगे, 2πr/l। समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। चूंकि हम लोग जानते हैं कि गॉस की प्रमेय या नियम से, तो गॉस के नियम से क्या होता है, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब चूंकि हमें मालूम है कि जो लेमडा होता है ये होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्यू बटा एल होता है, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम क्यू की वैल्यू निकाल लें तो कितनी निकलेगी, क्यू बराबर लेमडा बाई एल इंटू लेमडा निकलने वाली है। तो इस क्यू का मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो फाई बराबर हमारे पास क्या आ गया, लेमडा इंटू एल बटा एप्सिलॉन नॉट, और ये रहा हमारा समीकरण 2। तो अगर हम समीकरण 1 और 2 से देखें तो इनके दोनों बाएं पक्ष जो है हमारे, उनमें क्या आ रहा है, फाई, यानी कि बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है। आइए देखते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से क्या बोलेंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा भाई, इसका दायां पक्ष यानी कि ई इंटू 2πr/l, और बराबर इसका कितना है, लेमडा इंटू एल बटा एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो भाई एप्सिलॉन नॉट से, सॉरी एल से एल तो गया कट, तो ई बराबर हमारे पास आ गया लेमडा बटे में 2πr और बटे में एप्सिलॉन नॉट पहले ही था। ये हो जाता है किसी अनंत, ठीक है, लंबाई के रेखीय आवेश अथवा आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। यह यूपी बोर्ड में आता ही आता है, 100% आता है। ठीक है। तो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन या निगमन या पूंछ लेता है अनुगमन वेग की विद्युत क्षेत्र पर निर्भरता क्या होती है। बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आइए देखते हैं। तो इसमें क्या कर लेंगे, मान लेंगे एल लंबाई का कोई चालक है। ठीक है। तो हमने मान लिया इसमें कोई एल लंबाई का चालक है जिसके सिरों पर बी विभव आरोपित किया जाता है, और इसमें जो एन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके रेखिक मतलब उसमें प्रवेश करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो वेग आता है वो कितना है, बी डी है, और इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है हमने क्या मान लिया है, वो ए है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या लिखोगे, माना किसी चालक की लंबाई स्मॉल एल प्रति सेकेंड प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन है, तब चालक के सिरों पर बी विभव आरोपित करने पर या लगाने पर इलेक्ट्रॉन चालक के पृष्ठ पर मुक्त होकर चलने लगता है।
यदि इलेक्ट्रॉन टाउ समय में, टाउ हमारा बहुत कम समय है, बहुत छोटा सा समय, वीडी वेग प्राप्त कर लेता है, तब तो इसमें हमने क्या देखा कि अगर कोई एल लंबाई का चालक है जिसमें एन इलेक्ट्रॉन्स प्रवेश करते हैं प्रति सेकंड की दर से, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, और इसके सिरों पर जब विभव बी लगाया जाएगा तो इसके सिरों पर विभव लगाते ही इसमें क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन इस तार के परमाणुओं से बंधे थे वो विद्युत ऊर्जा पा करके मुक्त होकर पृष्ठ पर चलने लगेंगे। तो हमने वही मान लिया कि सिरों पर बी विभव लगाने पर इलेक्ट्रॉन चालक के पृष्ठ पर मुक्त होकर चलने लगते हैं। और यदि इलेक्ट्रॉन टाउ समय में वीडी वेग प्राप्त कर ले चालक उस पर चलने के लिए, तब गति के प्रथम समीकरण से, ठीक है, गति के प्रथम समीकरण से, या न्यूटन का प्रथम समीकरण कह सकते हो, प्रथम समीकरण से क्या होता है, v बराबर u प्लस AT होता है, ठीक है, जहां b हमारा अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a उस इलेक्ट्रॉन का त्वरण, और t क्या होगा, समय होता है, ठीक है। तो चूंकि अगर हम इस कंडीशन को ऊपर वाली को देखें तो हमारा अंतिम वेग कितना है, हमने क्या माना, अंतिम वेग bd है, शुरुआती वेग, प्रारंभिक वेग क्या था भाई, जब हमने इसके सिरों पर विभव लगाया ही नहीं था तो विभव कितना होगा, जीरो, सॉरी वेग कितना होगा, जीरो। इसी प्रकार जो टी है इस समय वो हमने कितना माना है, टाउ के बराबर, तो यानी टी बराबर कितना हो गया, टाउ, क्लियर। तो यही मान हम इस समीकरण में पुट कर लेंगे। तो बी की जगह पर बी डी, प्रारंभिक वेग हमारा जीरो था तो इस पद को छोड़ दिया हमने, बचा ए और गुणन टी, टी मतलब टाउ, क्लियर। समीकरण हमने बना लिया इसको एक, और यहीं पर इसको हमने रोक लिया। अब देखते हैं आगे द्वितीय नियम से, गति के ही द्वितीय नियम से। गति के द्वितीय नियम से, हालांकि गति का द्वितीय नियम अलग होता है, लेकिन यहाँ पर एक बल के लिए जो नियम आता है वो कितना होता है, यम इंटू ए। वैसे तो गति का द्वितीय नियम हमारा होता है क्या नाम, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, वो नहीं, यहाँ पर हम बल के लिए अगर बात करेंगे तो वहीं से निकल के आता है, या संवेग जो संवेग होता है उसके हिसाब से ये निकल के आता है, ठीक है, द्वितीय नियम में ही। तो यहाँ से अगर हम ए की बात करें तो ए बराबर कितना निकलेगा, एफ बटे एम, सही है। तो एफ बटे एम, चूंकि विद्युत क्षेत्र के लिए बल कितना होता है भाई, क्यू इंटू ई, चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो क्यू की जगह पर क्या लिख देंगे, ई, अब विद्युत क्षेत्र ई तो है, तो यानी एफ की जगह पर ई इंटू ई हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो हमारा त्वरण यानी कि ए बराबर कितना आया, ए इंटू ई बटा एम, ठीक है, इतना हो गया। अब इस मान को हम क्या करेंगे, समीकरण एक में रख देंगे। तो समीकरण एक से, तो जैसे समीकरण एक में रखेंगे तो वीडी जो हमारा है अनुगमन वेग वो कितना हो जाएगा, ई की जगह पर, ए की जगह पर ई इंटू ए बटे एम इंटू टाउ, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2, इतने पर रोक देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें हमें चाहिए पहले तो एक कारण, इसने क्या बोला था, अनुगमन वेग की विद्युत क्षेत्र पर निर्भरता। तो यहाँ से अगर आप देखो बी डी जो है ई एम और टाउ अगर ये नियतांक है तो यहाँ पर किसके, ई के कैसे आ रहा, अनुक्रमानुपाती, अर्थात जो अनुगमन वेग है वो आरोपित विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है, अर्थात उसके अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान अगर बढ़ेगा तो अनुवेग का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ओम के नियम के लिए इसका निगमन करेंगे। तो ये मैंने समीकरण 2 मान लिया, चूंकि हमें पता है कि अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध कितना होता है, एन ई ए वी डी, क्लियर। यहाँ से अगर हम वी डी का मान निकाल लें तो कितना आएगा, आई बटे में एन ई ए, ठीक। इस मान को हम समीकरण 2 में वी डी की जगह पर रख लेंगे। तो वी डी की जगह पर रखेंगे तो आई अपान में एन ई ए और बराबर में कितना है, ई बटे एम इंटू टाउ, ठीक है।
और एक चीज़ यहाँ पर और करेंगे, क्योंकि हमें विभव जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पर E बराबर होता है B/L, ये विभव प्रवणता से आता है। तो भाई एक ही जगह पर मान बदल देंगे हमें, तो I बट्टे में कुछ नहीं, I बटे कितना यानी ही है, और इधर E, और इसकी जगह पर हमने क्या रख लिया B, और इंटू टाउ पर, और बटे में क्या आएगा M, और जब B/L लिखेंगे तो L कहाँ जाएगा नीचे। ठीक, कितना बनेगा। हमें चाहिए क्या भाई, ओम का नियम क्या कहता है कि R बराबर कितना होता है B/I, तो B/I यहाँ से अगर निकाल ले तो B तो इधर है, I इसके बटे में जानी चाहिए, तो यानी बाकी इधर आएगा। तो यहाँ से जब हम B/I की मान निकालेंगे तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी यानी ml। ठीक है, और बाकी ये सब इसके बटे में आएगा, तो n E के साथ गुणा होगी तो E²। ठीक है, ये तो ए है ही, अब इंटू टाउ। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा R, यानी कि अब इसी को हम क्या कहते हैं, ओम का नियम। इस प्रकार हमें यहाँ से ओम के नियम का सत्यापन कर सकते हैं। ठीक है।